सो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। ऑलमोस्ट आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। हम लास्ट टाइम तक हमने बुक कीपिंग तक पढ़ा है और आज हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पहले मैं समझाऊंगी, बाद में मैं यहाँ एक टेबल बनाऊंगी। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन नोट डाउन फ्रॉम इट। ओके, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस ये है कि जहां पर बुक कीपिंग शुरू होती है, सॉरी खत्म होती है, वहां पर एक्चुअल अकाउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, बुक कीपिंग में स्टार्टिंग के 4 स्टेप होते हैं जो कि केवल हमारे लिखने के रिकॉर्ड करने के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। उनमें एक्चुअल अकाउंटिंग होती ही नहीं है उन स्टेप में, क्योंकि एक्चुअल अकाउंटिंग होती है आपकी एनालिसिस ऑफ द डेटा और उसके बाद में जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिनको हम इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। जब हम वो बनाते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 1 इनका ये है कि बुक कीपिंग जहां पर खत्म होती है वहां पर अकाउंटिंग हमारी शुरू होती है। चलो 1.5 इसको करके देखते हैं। पहली बात, अगर तुम एकदम बेसिक से सोचो तो तुम ये कह सकते हो कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और जो अकाउंटिंग है वो उसकी सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि बाकी के जो 4 स्टेप होते हैं वो बुक कीपिंग के बाद आते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। दूसरा पॉइंट ये है कि बुक कीपिंग एक मैनुअल वर्क है, क्योंकि यू जस्ट हैव टू लुक, आपको केवल आइडेंटिफाई करने हैं फाइनेंशियल तरह के ट्रांजैक्शन, उनको आपको किसी कॉपी में रिकॉर्ड करना है। हद से ज्यादा आप उसे जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल के अलावा और आप बेटर रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप उसको लेजर में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप करेंगे वही, उसको बोलते हैं गधा मजदूरी वाला काम। इट्स नॉट डिमीनिंग बट याद रखने के लिए, बुक कीपिंग इज समथिंग जिसमें हम मैनुअल वर्क करते हैं, अकाउंटिंग इज समथिंग जिसमें हम एनालिटिकल वर्क करते हैं। दूसरा डिफरेंस तो ये है कि बुक कीपिंग जो है वो हमारा एक मैनुअल नेचर का जॉब है, अकाउंटिंग जो है वो हमारा साइंटिफिक या एनालिटिकल नेचर का जॉब है। तीसरा ये है कि तीसरा डिफरेंस तो एज इट इज वही लिख देना है कि बुक कीपिंग इज हैविंग ओनली 4 स्टेप्स जिसको हम एमआरसी बोलते हैं, और उसके अकाउंटिंग इज हैविंग other more steps than bookkeeping because it is actually starts from where the bookkeeping ends। तो हमारे नॉर्मल ऐसे ही हो गए। उसके अलावा क्या है, कौन कर सकता है बुककीपिंग? अगर अकाउंटिंग की बात आएगी तो तुम बोलोगे कि नहीं मैम ऐसे थोड़ा है, अकाउंटिंग तो बस ये ही कर पाएगा। ठीक है, एक एक्चुअल पोजिशनल जो प्रॉपर अकाउंटिंग होती है वो वैलिड होती है इन द नेचर ऑफ लॉ, वो लॉ के हिसाब से ही हमको करनी पड़ती है। बिकॉज आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे, किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आपको सर्टेन गाइडलाइंस है जो हमारे क्या बोलते हैं, आईसीएआई जो देता है, कोड बनाते हैं अकाउंट कॉमर्स के लिए, जो कोड बनते हैं कि आपको इन कोड्स के बेसिस पर ही अकाउंटिंग करनी है, उसको लिखने का एक तरीका है। जो बंदा सीए का डिग्री नहीं होल्ड किए हुए वो आप एक्चुअली आपका बैलेंस शीट नहीं बना सकता, कम से कम उसका मोहर लगना जरूरी है। जैसे कोई वकील, जब तक इंसान वकील ना बने तब तक केस नहीं लड़ सकता, वैसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, तो जब तक कोई बंदा सीए नहीं पढ़ा हुआ है वो किसी कंपनी का प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर सकता। अगर ऐसे नॉर्मल लिखने पढ़ने वाली बातें होने लगे या केवल बातचीत से काम चले तो कोई भी इंसान कर लेगा इस तरह की अकाउंटिंग। बट अकाउंटिंग के लिए आपको प्रोफेशनल सीए चाहिए। ये बात समझ आ गई कि अकाउंटिंग केवल वो बंदा कर सकता है जिसको उस फील्ड में कोर नॉलेज हो या फिर कोर उसके पास में लॉ उस चीज से रिलेटेड डिग्री हो। लेकिन बुक कीपिंग एक मैनुअल नेचर की जॉब है, मैनुअल से भी ज्यादा वो रूटीन नेचर की जॉब है। अगर मैं आम भाषा में तुम्हें बोलूं तो वो एक क्लरिकल जॉब है, जिसका काम होता है इधर से देख करके रिकॉर्ड को लिखना। जैसे लाइब्रेरी में, कॉलेज में कभी गए होगे, स्कूल में, तो एक लाइब्रेरियन होता है जिसका काम होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना। बुक कीपिंग को थोड़ा बहुत उससे ही रिलेट कर सकते हो तुम लोग। बुक कीपिंग एक रूटीन नेचर का जॉब है, अकाउंटिंग एक रूटीन नेचर का जॉब नहीं, ये एक्सपर्टीज नेचर का जॉब है। इसमें इसको करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है। ठीक है, ओके। अगला क्या है कि ऑब्वियसली छोटा जॉब है तो कौन करेगा, तो छोटा जॉब है तो इस तरह के जो जॉब होते हैं वो एक्चुअली लो प्रोफाइल के लोग या जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी उसमें एक अकेला सीए नहीं होता है, सीए की पूरी टीम होती है। उनमें जो छोटे लोग होते हैं जिनको क्लरिकल पोजीशन के लिए हायर किया जाता है वो करते हैं बुक कीपिंग वाला काम। जिन लोगों को बड़ी बड़ी एनालिसिस के लिए हायर किया जाता है कि कैसे कंपनी में मुनाफा अच्छा कराना है, कैसे कंपनी का प्रोफाइल अच्छा करना है, कैसे कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो अच्छे से मेंटेन करना है, उसके लिए प्रोफेशनल सीए हायर होता है। ओके, बुक कीपिंग के लिए आपको कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशल स्किल्स की जरूरत है। किसने, तुम दोनों में से किसको ये बात नहीं समझ आई? आ गई? यस मैम। ओके, अब हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, उसको फटाफट नोट कर लो। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अकाउंटेंसी और देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। फाइन,
एक तरफ है बुक कीपिंग और अगली तरफ है अकाउंटिंग। ठीक, मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगी, बाकी चीज के लिए तुम लोग जो भी बुक रेफर कर रहे हो, टीएस ग्रे वाले या एनीथिंग, नॉर्मल अगर एनसीईआरटी भी कर रहे हो सफिशिएंट है, कुछ है नहीं मीन केवल सोचने का नजरिया है। ठीक है, तो पहली जो स्टेप होती है कंटेन, हाँ जो ये कंटेन करती है, हमारा ये पूरा करता है। ठीक है, मैं चेक करूंगी। ये हमारा पहला पहला डिफरेंस है, इसमें ये 4 स्टेप होते हैं केवल, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग इसमें पूरे होते हैं, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग होते हैं। ओके, दूसरा केस है ये मैनुअल है। ठीक, मैनुअल नेचर का जॉब है। एनालिटिकल एंड साइंटिफिक नेचर का जॉब है। ओके, ये प्राइमरी स्टेज का जॉब है। ठीक, ये सेकेंडरी स्टेज का जॉब है। फोर्थ है नो स्पेशल स्किल्स, आपको ये काम करने के लिए कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड, ये वाले काम को करने के लिए आपको स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। ओके, ये 4 चीज फटाफट नोट कर लो, तब तक मैं यहाँ से थोड़ी भीड़ कम कर दूं। नोट करना तो मुझे बताना, ठीक है। ये चारों लिख लिए, पांचवा चलो मैं इसके ऊपर ही लिख दे रही हूँ, तुम लोग इधर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ताकि आराम से नोट कर लो। ये रहा बुक कीपिंग, ये है इधर अकाउंटिंग। ओके, यहाँ पे लिखो, इसका भाई बुक कीपिंग में ऑलरेडी स्टार्टिंग एकदम देसी वाले 4 स्टेप में कुछ करना ही नहीं है, केवल फाइनेंशियल नेचर के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है, उनको मेजर करना है, उनको मनी वैल्यू में उसी मेजर्ड रिकॉर्ड की फर्म में रिकॉर्डिंग करनी है, उनको ले जाकर के जनरल लेजर में क्लासिफाई कर देना, इतना ही काम है। तो इसका पर्पज ही है रिकॉर्ड मेंटेन करना। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, क्योंकि ये कोई दूसरा काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक। क्यों सिस्टमैटिक? तो पता चल ही गया होगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही तो मेंटेन हो रहे हैं। एक रॉ डेटा में से अपने लिए अपने हिसाब के ट्रांजैक्शन को चूज करा है, उस अपने हिसाब से उसका मनी वैल्यू निकाला है, उसको क्लासिफाई भी किया है, प्रॉपर सिस्टमैटिकली कर रहे हैं ताकि आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो उसी के बेस पे बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव ही है रिकॉर्ड को मेंटेन करना, इसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं है, रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए काफी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई बता सकता है? अभी मैंने लास्ट क्लास में जब अकाउंटिंग पढ़ाई थी, इसी को कहते हैं रिलेट करना। तुम लोग एक बार में थोड़ा बहुत ध्यान से सुनो करो, मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग करने का हमारा क्या फायदा है, क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंट्स? अकाउंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली लेमैन लैंग्वेज में तुम्हारे को कल को कोई बिजनेस खड़ा करना होगा, उस बिजनेस को तुम कैसे आगे बढ़ाओगी, कैसे उसका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाओगे जिसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और कैसे उसका तुम बैलेंस शीट बनाओगे जिसको बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। इसका काम ही कुल मिलाकर के है कि अपना पोजीशन, अपनी मनी वैल्यू को मार्केट में बताना कि मैं कितना बड़ा इंसान हूँ, मेरे में आओ और आकर के इन्वेस्ट करो, मैं ही बड़ी बिजनेस हूँ, कल को मैं अंबानी बन जाऊंगा। तो अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज है, इसका पर्पज है फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। किसी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना ही ऑफ अ बिजनेस एंटिटी।
और ये बड़े बड़े टर्म सीख लो, अगर जब कुछ समझ में आए कि क्या किया जाता है तो वहां पर बिजनेस की जगह एक छोटा टर्म लगा दिया करो, एंटिटी। अपने आप में लैंग्वेज बहुत बड़ी लगने लगती है कि भाई ये बहुत दिल की बात कर रहे हैं। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन है तो सिंपल इंग्लिश ही कि हमें ये और यहाँ पे बोल तो मनी वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, बोलेंगे इसको नहीं आती अकाउंट्स। लेकिन अगर नॉर्मल बोल दिया कि हमने किसी एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना है, ठीक है, सिंपल बात को थोड़ा अकाउंट्स की लैंग्वेज में लिख दिया, वही वो होती है अकाउंटेंसी। क्योंकि दो चार चीजें ही है इसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। थेरी थेरी है, अगर एक बार पकड़ में आया तो एकदम सही हिट करोगे और पूरे नंबर आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, यू गेट 100 आउट ऑफ 100। इस बार भी मैंने देखा कॉमर्स का रिजल्ट, आईएलटीएस में तो अभी कॉमर्स एकदम नई ही शुरू हुई है, बट बाकी जगह पे कॉमर्स का रिजल्ट इतना अच्छा, इतना प्यारा रिजल्ट गया, मैं क्या बताऊं। और आज एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस नई मतलब जो नई एजुकेशन पॉलिसी जिसपे सागर सर भी लेक्चर लेने वाले, उसका ड्राफ्ट आया है। इसमें इट हैज बीन सेड कि अगर साइंस का, कॉमर्स का और ह्यूमैनिटीज का स्ट्रीम में कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप वो सब्जेक्ट पढ़ो। क्यों करें ऐसा? बिकॉज दे रियलाइज के ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कैटेगराइज कर देते हैं जब साइंस और कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में, तो बच्चे सारे साइंस स्ट्रीम में भाग जाते हैं। और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अकाउंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इफ यू लर्न इट, क्योंकि इससे ही तो पूरी दुनिया चल रही है। वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, बच्चे को मैथ साइंस में से केवल एक चीज ही पसंद है। तो अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, कुछ नहीं, मिला जुला करके एक ही टर्म है, ऐसे ही मैंने बोल दिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग करके, मान लो अभी तो हमें पता नहीं है कि अकाउंटिंग में क्या क्या स्टेप होते हैं, हम अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। मान लो तुम्हें पूरे अकाउंट्स आ गई, तुमने अकाउंटिंग पूरी करनी सीख ली, तुमने किसी बिजनेस को एकदम उसकी कुंडली खोल के निकाल दी, और अब तुम्हें ये पता है कि वो बिजनेस कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, व्हाट वुड यू डू? मतलब तुम्हें क्या लगता है कौन कौन सी, व्हाट वुड यू गेट टू नो, सॉरी व्हाट वुड यू नॉट डू, व्हाट वुड यू गेट टू नो टू दैट स्टेटमेंट? उस चीज में क्या क्या तरह की, उस जो अकाउंटिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा तुम्हारे सामने कि ये इतना, इतने साल में इतना आया, इतना गया, प्रॉपर ब्यौरा जो आ जाएगा, उसमें किस किस तरह की चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के अकाउंटिंग किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है हमको, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अकाउंटिंग गिव्स। अकाउंटिंग किस तरह की इंफॉर्मेशन हमको देता है, बताओ। ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले तो मैम प्रॉफिट और लॉस। वेरी गुड, बस यहाँ कॉमन सेंस लगाना है। तो भाई अगर मैंने पूरी अकाउंटिंग कर ली और मुझे यही नहीं पता चल पाया कि कितने का फायदा कितने का नुकसान हुआ, तो अकाउंटिंग का फायदा क्या है? पहली इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में बताएगा। और क्या बताएगा? मैम फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन वो तुम्हें ये पढ़ के बता रहा है या पता है? मैम पता है। ओके, इंफॉर्मेशन ऑन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? रैंक, क्लास में रैंक नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? अच्छा ये बता सकते हो सार्थक तुमने फाइनेंशियल पोजीशन होती क्या है? Come on, try until you succeed. मैम किसी फर्म की मैम कितनी वैल्यू है मार्केट में, कि मैम उस पर शेयर्स लग। ओके, फाइनेंस, प्रॉफिट और लॉस तो आती जाती बातें हैं। आज प्रॉफिट हुआ, मान लो कभी किसी मंथ में ना हो, किसी ईयर में ना हो, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन रिलेटिवली स्टेबल है। हो सकता है रिलायंस कंपनी का अगले महीने प्रॉफिट थोड़ा गिर जाए, लेकिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी आसानी से नहीं गिरेगी, क्योंकि उसका जो रीच है मार्केट में, जितना ज्यादा कैपिटल एक्वायर क्या हुआ है, उसने जगह जगह उसके स्टेक्स बढ़े हुए हैं, वो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन।
एक्चुअली जितना बड़ा आपका बिजनेस है, जितना अपना सर्कल फैलाया हुआ है और जितने तरह के ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, सर्कल का मतलब क्या है, मोर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे पास एसेट्स है, कैपिटल है और बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, शेयर्स है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो और बड़ा होना चाहती है, और बड़ा होना चाहती है, और एक स्टार्टअप फाइनली बहुत बड़ी कंपनी बनना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन सेट करना चाहती है मार्केट में। इन्वेस्टर जो है वो पैसा प्रॉफिट या लॉस देख के नहीं लगाते हैं, वो पैसा लगाते हैं पोजीशन देख करके, एक्चुअली क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या क्वालिटी है तुम्हारी। और पोजीशन में केवल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं आती, ऑल्दो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखते हैं तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, दैट डजंट मीन कि हम केवल पोजीशन का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन होता है। पोजीशन का मतलब आपका ट्रस्ट वैल्यू भी हो सकता है, आपकी कंपनी पे कितना ट्रस्ट है लोगों को, जैसे टाटा कंपनी में बहुत ट्रस्ट है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन तो स्ट्रांग है ही, बट उसमें जनता का ट्रस्ट है कि नहीं ये लोग धोखा नहीं करेंगे, माल्या के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं है लोगों को। हो सकता है आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो, देन आपका सोशल पोजीशन उतना अच्छा नहीं हो। लेकिन पोजीशन से हमारा ये मतलब है कि जब हम अकाउंटिंग को देखते हैं, केवल अकाउंट्स तो कोई ह्यूमैनिटीज की बात तो कर नहीं रहा कि आप अच्छे हैं या बुरे, वो केवल डेटा पे बात करता है, और वो भी मोस्टली फाइनेंशियल डेटा पे। ये हमको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन का होना जरूरी नहीं है, उसमें ट्रस्ट होना भी जरूरी है लोगों को। अगली क्या चीज बताता है? अगली चीज जो बताता है, इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग हमें देती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि एक साल में तेरे अकाउंट में कितना पैसा आया, यानी कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा आया और कितना पैसा जगह जगह गया। तो कैश फ्लो ये दिखाता है कि कितना एक्टिव अकाउंट है, समझ गए? जब भी लगातार मतलब दिन में ढेर सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अगले दिन और फिर वो अलग अलग जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि आपका कैश फ्लो हैवी है, मतलब आपकी जो बिजनेस है उसमें एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है तो कैश फ्लो ही तो मेन रीजन है, जब कैश नहीं तो ऐश नहीं। कैश होगा तो ही जो कंपनी होगी वो अपने आप को एक्सपैंड कर पाएगी, कैश फ्लो अच्छा होगा तो कंपनी अपने आप को ऑपरेशन और डेवलप कर पाएगी, कंपनी और नई टेक्नोलॉजी हायर कर पाएगी, कैश फ्लो आएगा तो कंपनी नया स्टाफ हायर कर पाएगी। कैश फ्लो पे सारी गड्डी आके रुक जाती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो चलो कभी कभी की बात, लेकिन कैश फ्लो बराबर होना चाहिए। ऐसे ही कंट्री की बात होती है, केवल एक बिजनेस की नहीं, किसी भी कंट्री में कैश फ्लो बहुत होना चाहिए। कैश फ्लो ज्यादा क्यों होना चाहिए? मैंने बताया नहीं था इकोनॉमिक्स में, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि मान लो कि तुम पैसा बहुत कमाते हो लेकिन तुमने उसको घर के अंदर गड्डी बना के रखा हुआ है, वो फ्लो नहीं कर रहा है, तो क्या वो इकोनॉमी में कुछ हेल्प कर पाएगा वो पैसा? नहीं। सिमिलर फंडा हमारे बिजनेस में भी चलता है कि प्रॉफिट बहुत कमा लिया लेकिन वो फ्लो नहीं कर रहा, वो रखा हुआ है, उसका कुछ फर्दर यूज ही नहीं हो रहा, सूनर और लेटर इट इज बाउंड टू फेल। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आता जाता सर्कुलेशन जिसे कहते हैं वो होते रहना चाहिए। तो कैश फ्लो का मतलब ये आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है और किस किस फ्रीक्वेंसी या स्पीड पे आ रहा है। कैश फ्लो अगर अच्छा है तो मतलब आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छा है और आप अच्छे से अपनी कंपनी को आगे एक्सपैंड भी कर पाएंगे। इतनी बात समझ आ गई? यस मैम। देखिए, यस मैम। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि किसी भी बिजनेस एंटिटी में कितने टाइप के यूजर होते हैं? अगला टॉपिक है यूजर्स। मैम एक तो एम्प्लॉयज होते हैं और मैनेजमेंट ओनर्स होते हैं, और और मैम एक होते हैं बैंक्स इन्वेस्टर्स। यूजर्स ऑफ एन एंटिटी, यूजर्स ऑफ बिजनेस एंटिटी, जो किसी बिजनेस एंटिटी के यूजर होंगे वही लोग अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के भी यूजर होंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत भी पड़ेगी। तो यूजर्स ऑफ बिजनेस एंटिटी या फिर अकाउंटिंग सेम है, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहला टाइप का यूजर होता है इंटरनल यूजर, जिसको हम बोलते हैं घर वाले, ठीक है। तो जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो इंटरनल में सबसे पहले आता है भाई ओनर कौन है, जिसने कंपनी को जो ओन करता है, जिसके पास में मैक्सिमम स्टेक है। अगला होता है कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, समझिए, वो लोग मैनेजमेंट देखते हैं, क्योंकि ओनर एक होता है जिसके पास ज्यादा स्टेक होते हैं, ओनर ज्वाइंट ओनर्स भी होते हैं, बट ओनर्स मतलब जिनके पास ऑलमोस्ट ऑल स्टेक्स ऑफ कंपनी है।
मैनेजमेंट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और सारे लोग जो मैनेजमेंट को संभालते हैं, स्टेक्स हो इनके पास जरूरी नहीं है, मैनेजमेंट वाले लोगों के पास में स्टेक्स हो कंपनी के जरूरी नहीं है, और जो ओनर्स है उनके पास स्टेक्स होंगे यानी शेयर्स होंगे उनके पास। तो एक तो हो गया ओनर जो सबसे ऊपर बैठे हैं जो कंपनी का शेयर लिए हुए हैं, दूसरा है मैनेजमेंट जो कंपनी का काम संभाल रहे हैं, टॉप पोजीशन पे अच्छी सैलरी ले रहे हैं, जैसे सीईओ वगैरह होते हैं, करोड़ करोड़ रुपए उनकी सैलरी होती है। तीसरा होता है बेचारा आम आदमी, जिसका नाम क्या होता है? एम्प्लॉय। ये आम आदमी है। तो ये तीनों सेल्फ एविडेंट टर्म है कि कैसे जो यूजर्स होते हैं इनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की किसी भी बिजनेस एंटिटी में जरूरत पड़ती है। ये है हमारे इंटरनल यूजर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो हम इस अकाउंटिंग प्रोसेस में डेवलप करते हैं। दूसरे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल कौन है? एक्सटर्नल में सबसे ऊपर तो मुझे लगता है बैंक, उसको तो कोई नहीं भूलता है, क्योंकि सबसे पहले बैंक ही है जो आपसे आकर के, बैंक एंड एफआई। देखो फाइनेंशियल बैंक इज आल्सो टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओनली, लेकिन बैंक को एक टर्म अलग बैंक दिया गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ऐसे लोग जो आपको फाइनेंस करते हैं, आपको लोन का जरूरत पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो वो एफआई में आएगा। ठीक है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सबसे पहले तुम्हारा काला चिट्ठा मांगते हैं कि भाई तुमने कितना प्रॉफिट लॉस किया, तुम्हारे को कितना कितना कैश फ्लो आया, तुम्हारा मार्केट का पोजीशन क्या, मेरे को बताना है, मेरे को बैलेंस शीट दिखाओ कि तुम क्या क्या ट्रेड कर रहे हो, कितने कितने ट्रेड कर रहे हो। सबसे पहले तो वो मांगते हैं। और अगला अगले टाइम पे अब तुम्हारे आगे पोटेंशियल इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्टर, ऐसे लोग जो आपकी चीजों में जिनको कभी आपकी कंपनी में या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। क्योंकि हर एक इंसान पैसा बैंक में नहीं रखता, बहुत सारे लोग पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या एक छोटा बिजनेस बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो अपने बिजनेस पे केवल पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो दूसरे बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वैसे अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन भी है, जो अंबानी का पूरा पैसा है वो अपने बिजनेस में थोड़ी ना लगा हुआ है, जितना उसने अपने बिजनेस में लगाया होगा उससे ज्यादा उसने दूसरों के बिजनेस में लगा रखा होगा। इनका अगर मेरा अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो भी दूसरे बिजनेस से पैसा मुझे आता रहे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़े कलमंद होते हैं, अपने बिजनेस में तो पैसा लगाते ही है और दूसरे के बिजनेस में भी पैसा लगा देते हैं। उनके ढेर सारे शेयर खरीद कर रख लेते हैं, अपने अगर डाउन भी गए तो उनके शेयर ऊपर गए तो अल्टीमेटली उनके पास तो पैसा रहता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो होता है वो ये देखता है कि आपके बिजनेस का कितना ग्रोथ है, वो ग्रोथ देखने के लिए उसको जरूरी है कि आप कितना ट्रेड कर रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। तो वो भी होता है जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का पोटेंशियल यूजर होता है। ठीक है, अगला, वैसे तो ये क्रेडिटर है, बट ये दोनों ही क्रेडिटर ही माने जाएंगे। बट क्रेडिटर की एक और चीज भी है, ये इन्वेस्टर और बैंक लोग तो पैसा दे रहे हैं, बट क्रेडिटर हो ये भी हो सकता है कि क्रेडिटर एक सप्लायर भी क्रेडिटर हो सकता है। कि मान लो तुम्हारा किसी तुमने कल को अपना कोई समोसे का बिजनेस खोला, आप किसी आलू वाला है, वो आलू तुमको बराबर सप्लाई करता है, तुम उस आलू का समोसा बनाते हो, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्रेडिटर तुमको बिना पैसे के भी आलू सप्लाई कर देगा, चलो एक महीना ऐसे आलू ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। और टाइमिंग तो वो क्रेडिटर ही हो गया, हम उसको एक महीने बाद भले ही आलू का पेमेंट कर देंगे, बट एक महीने तो तुम्हें फ्री में आलू दिया। किस बेसिस पे? हमारे ट्रस्ट पे और हमारी मार्केट पोजीशन को देखते हुए कि भाई इनकी दुकान बहुत चलती है, इनकी दुकान बहुत चलती है, यही है मार्केट पोजीशन। इनकी दुकान बहुत चलती है, आज अगर पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, एक महीने बाद ही चुका देंगे। तो क्रेडिटर ट्रस्ट पे क्रेडिट दे देता है, समझ गए? क्रेडिटर इज एनीबॉडी हु इज गिविंग यू गुड्स एंड सर्विसेज इन क्रेडिट। वो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं एक्सेस करके ही आपको कुछ ना कुछ चीज प्रोवाइड करेगा। ठीक, उसके बाद में लास्ट में आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ये क्यों चाहिए, ये बताओ, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है इस इंफॉर्मेशन का? मैम जो नेशनल इनकम इनकम के लिए मैम। ना भैया, गवर्नमेंट को जरूरत है क्योंकि उसको टैक्स चाहिए। अगर तुम पूरा इंफॉर्मेशन अपना छुपाए रहोगे, गवर्नमेंट को कभी पता ही नहीं चल पाएगा तुमको टैक्स पे करना है कि नहीं करना है। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट आईटीआर करवाती है, इनकम टैक्स रिटर्न के पूरे साल में कितना कमाया है। बिजनेस लोग सैलरीड होते हैं, उनका तो सैलरी गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता होता है सिस्टम में, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि उन सबका डेटाबेस गवर्नमेंट को ऑलरेडी है। जो लोग बिजनेस क्लास है, वो लोग, कुछ लोग अपने बिजनेस को छुपा के बैठे रहते हैं, गवर्नमेंट उनकी पूरी बिजनेस की डिटेल मांगती है कि अपना बैलेंस शीट लगाइए, अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाइए, पूरे साल में आपने क्या क्या किया, और उस बेसिस पे अपना आईटीआर फाइल कीजिए। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो छोटे अमाउंट का फाइल कर दिया कि मेरे को इतने पैसे पे इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि देखो 10 लाख से ऊपर जो इनकम टैक्स है वो 30% है, तुम्हारी सैलरी अगर इतनी ऊपर चली गई तो तुमसे वो
30% टैक्स लेंगे। तो बहुत बिजनेस वाले करते हैं, चोरी कर लेते हैं उस पैसे को, बोलते हमारा इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर वो आपकी बैलेंस शीट चेक करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो आपने प्रॉफिट कम दिखा दिया। भैया बोलेंगे बैलेंस शीट में तुमने इतना ट्रेड किया हुआ है, इतनी कैपिटल्स है तुम्हारे पास, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट भरवाते हैं, उनको चेक करते हैं ताकि कोई इनकम टैक्स की चोरी ना करे। समझ आ गई बात? यस मैम। ओके, ठीक है बेटा। और ओके, चलो यहाँ नोट कर लिया है तुमने ये जो लिखा है मैंने? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अभी हम आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास पे थोड़ा सा ही बचा हुआ है इसका, डबल सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। आज बाई चांस कुछ लोग आ नहीं पाए हैं, लेट मी चेक कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, उनका पूरा चैप्टर ना छूटे। मैं क्लास थोड़ा एंड कर रही हूँ पहले। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी कि कहाँ से थोड़ा सा जल्दी से चैप्टर्स को खत्म करके फिर सेकंड चैप्टर पे हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है? यस मैम। ओके, बाय बाय।